Good morning, students. This is the second video related to the topic ballad. पहले हम लिटरेरी टर्म्स क्या होती हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. इस वाले में हमको बैलेड पढ़ना है. पर्टिकुलर लिटरेरी टर्म जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ इन योर पेपर 1 BA पार्ट 2 के पेपर 1 के अंदर सेक्शन C है. वहाँ पे आपको ये टर्म मिलेगा, आपके सिलेबस में मेंशन्ड है बैलेड. अब ये आपको पता अब तक तो चल ही गया है कि लिटरेरी टर्म्स का एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग गया होगा. यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि व्हाट आर लिटरेरी टर्म्स. अब पोइट्री जो होती है, पोइट्री इज़ ऑल्सो लिटरेरी टर्म. आपको पता है कि हाँ पोइट्री क्या है. अब पोइट्री क्या है, मोटे मोटे शब्दों में कहें, इन अ लेमैन्स लैंग्वेज, अपने कवि के विचारों की, थॉट्स की अभिव्यक्ति इन अ फिक्स्ड सेट पैटर्न. ठीक है, कवि जो है अपने विचार व्यक्त करता है कविता के माध्यम से, और वो कविता किस प्रकार लिखी जाती है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिखी जाएगी. अदरवाइज़ लिखने को तो वो ड्रामा भी लिख सकता है, नॉवल भी लिख सकता है. ये भी विचारों की अभिव्यक्ति ही है. साहित्य क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति है, पूरा का पूरा साहित्य. लेकिन पोइट्री में ये अंतर है कि इसमें एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, आपको उसमें लिखना है. अपने शब्दों को उस ही पैटर्न में, जो मोती आपको माला आपको दी गई है, आप जो शब्द हैं वो मोती रूप के, आपको उसी ही माला में पिरोना है ना. वो पोइट्री कहलाती है. इसलिए पोइट्री इज़ अ डिस्टिंक्ट फॉर्म. पोइट्री सबसे अलग है, इसलिए अलग है. ठीक है, तो काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं कविता लिखने के. वो जो फिक्स पैटर्न जो मैं शब्द बोल रही हूँ उस पर कविता लिखी जाती है. अब बहुत सारे पैटर्न्स हैं, जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में भी हम कविता लिखते हैं, ओड के रूप में भी लिखते हैं, है ना. इनके अपने अलग अलग तरीके हैं लिखने के. एलिजी के रूप में भी कविता लिखी जाती है, और सोनेट के रूप में भी कविता लिखी जाती है. ब्लैंक वर्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें. तो उसी तरह से एक फॉर्म आता है बैलेड. Ballad is also a form of writing poetry and basically expressing the poet expresses his own thoughts by writing a poem in the form of ballad. अब मैं आपको डिटेल में जाने से पहले, एक्चुअली थ्रू आउट द वीडियो आई विल बी शेयरिंग नोट्स ऑल्सो विथ यू, क्योंकि आपको इस टॉपिक के नोट्स कहीं और नहीं मिलेंगे. ये एक थोड़ी सी दिक्कत आती है लिटरेरी टर्म्स वगैरह के एस्पेक्ट में. तो प्रॉपर सारे एस्पेक्ट को कवर करते हुए आई विल बी मेकिंग वीडियो. एक ये हो जाएगा, या फिर इसके बाद भी एक बन सकता है, क्योंकि हम डिटेल में सारा का सारा जो है आई हैव ट्राइड कि एक्यूमुलेट एवरीथिंग, ताकि आपको कहीं कोई और चीज़ रेफ़र ना करनी पड़े. ये वीडियो आप देख लेते हैं, या एक और वीडियो जो भी है इससे रिलेटेड जो बनेगा, आप बस वही रखिए. आपके नोट्स भी मैं इसी के अंदर आपको दूंगी, आप उसी को कॉपी करिए, या जैसे भी आप उसको नोट डाउन करिए, वही काफ़ी है. आप उसको एज इट इज़ अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू रेफ़र टू एनी अदर बुक, एनी अदर टेक्स्ट, एनी अदर, कोई भी नेट से आपको रेफ़र नहीं करना है, कुछ भी कोई साइट वाइट कुछ नहीं देखने की ज़रूरत है. आई हैव डन ऑल द रिसर्च वर्क. जो सारा मेहनत है वो मैं कर चुकी हूँ. आप बस इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, और नोट्स भी आपको इसी के अंदर प्रोवाइडेड होंगे. और इसका PDF जो सेक्शन है नोट्स का, दैट आई विल बी शेयरिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. तो आप वहाँ पे जुड़िए. अगर आप जुड़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है. आपको पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप ग्रुप कॉलेज का बन चुका है. ठीक है, तो और नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे अगर लेट आ रहे हैं, उनको नहीं पता है, तो आप प्लीज़ जुड़िए. वहाँ पे इसका PDF मैं शेयर कर दूँगी. आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं. ठीक है, तो और कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है. तो बेसिकली बात है कि बहुत पुराने समय में आपको पता है, जब लिखने का कार्य डेवलप नहीं हुआ था, है ना. लोग लिखना पढ़ना इतना नहीं जानते थे, ये सारी चीज़ें इतनी डेवलप नहीं हुई थी मिडिवल एरा में और ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड में, है ना. तो लोग लेकिन गीत संगीत तो तब भी था, है ना. गाना बजाना तो तब भी होता था, किसी न किसी फॉर्म में होता ही होगा. कहानियाँ तब भी सुनाई जाती होंगी, है ना. तो ये कविता का एक प्रारूप था. कब? बहुत पहले फ्रांस में, स्कॉटलैंड में, है ना, कि लोग इकट्ठा होकर के गाना बजाना करते और गीत गाया करते थे. छोटे छोटे गीत गाया करते थे, और उन गीतों के माध्यम से कहानियाँ सुनाई जाती थी. बेसिकली उन गीतों में क्या था, कहानियाँ सुनाई जाती थी. और क्योंकि वो फिर गाना बजाना भी करते थे, म्यूज़िक इनकॉर्पोरेट करते थे, तो लोग नाचते गाते थे.
है ना, डांस भी इंक्लूड होता था। और इसके माध्यम से ये बेसिकली लोक संगीत का हिस्सा है। बैलेड इज़ व्हाट, इट इज़ टोटली फोक लिटरेचर, लोक साहित्य जिसको हम कहते हैं, लोकगीत, है ना, उसका हिस्सा है ये। तो पुराने समय में लोग वो चीज़ें करते, उसके माध्यम से कहानियाँ सुनाते। अब कहानियों में क्या होता, किसकी कहानी सुनाते, कोई अपनी पुरातन कहानी सुनाते, कुछ भगवान से रिलेटेड, कुछ क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर का है, अगर हम इसको इंडियन कल्चर से मैं इसको रिलेट करूँ तो जैसे रामायण महाभारत से रिलेटेड छोटे छोटे प्रसंग, है ना, उसको सुना रहे हैं। और कोई बहुत बड़ा कुछ मतलब कोई पर्सनालिटी हुआ, कोई बहुत बड़ा संत हुए, महात्मा हुए, उनका वर्णन कर रहे हैं, है ना, उनके अच्छे कार्यों का वर्णन कर रहे हैं, वो क्या सीख दे गए हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। तो इस तरह से जो लोकल लेजेंड्स, आप इसको रिलेट करिए इन द वेस्टर्न आउटलुक, ठीक है, क्योंकि हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। तो ये फ्रांस में सबसे पहले कहाँ उदय होता है, फ्रांस में, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में तो ये टोटल डांस फॉर्म है, एक अभी भी जो डांस फॉर्म है बैले डांसिंग जो होती है वो भी इसी से निकल करके आती है, ठीक है। लेकिन फ्रांस के अंदर, ठीक है, ये गीत का हिस्सा था, साहित्य का हिस्सा था। तो हम इसको बेसिकली कहाँ से मानेंगे, हम क्योंकि हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो हम इसको फ्रांस से मानेंगे कि ये फ्रेंच लिटरेचर से निकल करके आया है। तो वहाँ पे ये ऐसे ओरल ट्रेडिशन का हिस्सा था। लोग इस तरह की कविताएं लिखते नहीं थे, लिखने का तो कोई औचित्य ही नहीं था, लिखना पढ़ना तब था ही नहीं, वो बस सुनाई जाती थी। और एक हंसी खुशी का वातावरण बनाया जाता था गांव मोहल्ले सब में, या फिर गांव के बाहर कोई बैठक में, है ना, लोग इकट्ठा होते एक प्रॉपर टाइम पीरियड पे, और फिर वो इस तरह से अपना एंजॉयमेंट करते, और इसके थ्रू प्रचार प्रसार किया जाता था किसी संत महात्मा के बारे में, अपने धर्म के बारे में, कोई बहुत बड़ा और कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हुआ है, बहुत नेक काम किए हैं, उसके बारे में। ये बात रही। अब हम आते हैं प्रॉपरली व्हाट इज़ अ बैलेड। तो बैलेड इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग पोइट्री अधेयरिंग टू फोक लिटरेचर, लोक साहित्य का हिस्सा है ना। इट इज़ कंपोज्ड ऑन फोक ट्रेडिशन पैटर्न, जिस तरह से पहले गाया बजाया जाता था। जब ये लेखनी में आया, बाद में ये हम डिस्कस करेंगे कब आया ये, जब ये लेखन में आया तब भी ये लोक साहित्य के ही पैटर्न पर लिखने में आया, ठीक है। अब ओरिजिन जान लेते हैं इस वर्ड का, भाई बैलेड कहाँ से निकल के आया है। बैलेडे, BALLADE, एक फ्रेंच वर्ड है बैलेडे, जिसका मतलब होता है डांसिंग सॉन्ग। डांसिंग सॉन्ग, वो सॉन्ग जिस पे आप डांस कर सको, है ना, वो सॉन्ग जिस पे कि इंसान नृत्य कर सके, उसको बैलेडे कहते हैं। तो यहाँ से ही वर्ड निकल के आता है बैलेड। धीरे धीरे जब वक्त के साथ चेंज होता है ना, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो ये बैलेडे जो है ये इंग्लिश में आते आते क्या बन जाता है, बैलेड, ठीक है। अब डेफिनेशन ऑफ बैलेड, अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्स मतलब पोइट्री, कविता लिखने का एक तरीका है। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर चांसेस क्या है, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव कविता। नैरेटिव का मतलब नरेट करना, एक्सप्लेन करना, डिटेल में बताना, है ना, उस तरह की कविता, नैरेटिव पोइट्री सेट टू म्यूज़िक। जब उसके साथ हम नैरेटिव पोइट्री के साथ जब हम म्यूज़िक को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, बैलेड, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि ओरिजिन कहाँ से होता है इसका। तो ओरिजिन इसका होता है फ्रांस से, फ्रेंच लिटरेचर से, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, और जिसका मतलब था अभी डांस सॉन्ग्स। बैलेड्स वर वेरी पॉपुलर इन फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड एंड वर कॉमनली यूज्ड इन द होल यूरोप। धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैल गया था। दे वर रिटन ओरिजिनली टू अकम्पनी डांसर्स। जब ये शुरुआत में लिखे गए बहुत सदियों पहले, तो इनका मेन मकसद था नृत्य के लिए उपयोग किया जाना। एंड दैट्स वाई बैलेड इज़ कंपोज्ड इन कपलेट्स। इसका प्रूफ क्या है कि भाई हाँ ये नृत्य के लिए उपयोग किए जाते थे, क्यों, क्योंकि ये 2 लाइनों में लिखे गए। कपलेट्स का मतलब इन टू लाइन्स, ठीक है, 2 लाइन जोड़े उसका थॉट का, कपलेट्स में लिखे गए विथ रिफ्रेन, रेपिटिशन, बार बार एक लाइन जो है वो रिपीट होकर के आई। और इसमें क्या होता है, 4 लाइनों में लिखी जाती है। एक स्टेंजा 4 लाइन का होगा, दूसरी लाइन जो है वो चौथी के साथ रिपीट करेगी, वो
राइम करेगी, है ना, और एक लाइन बार बार ऐसे रिपीट होती जाती है। अभी रिपीट क्यों होती जाती है? ताकि जो नृत्य कर रहे हैं लोग साथ में, वो उसको जो रेपिटेटिव लाइन है उसको गा सके, है ना, उसको गा सके और एक लय बन सके, और बाकी जी की जो जनता है, जो ऑडियंस है, जो देख रही है, वो भी इसको एंजॉय कर सके। As ballads were part of folk literature, they were mostly influenced by the regions in which they were originated. अब जैसे कि आप अब तक समझ चुके हैं कि बैलेड क्या है, लोक साहित्य का हिस्सा है। तो अब लोक साहित्य का हिस्सा है तो ऑब्वियसली जो बैलेड होगा वो जो जगह है, लोक मतलब वो प्रांत, वो इलाका जिसका वहाँ का कल्चर वल्चर जो भी है, संस्कृति, वो सब उसके अंदर आएगी। तो ऑब्वियसली जो बैलेड होगा वो लोक संस्कृति, लोक साहित्य, लोक जो भी खान पान, वेशभूषा, व्यवस्था, उससे क्या होगी, वो इन्फ्लुएंस्ड होगी, उस पर असर होगा उस चीज़ का। तो इसलिए अब जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस का कोई बैलेड है, दैट विल नॉट बी सेम टू द बैलेड रिटन इन ब्रिटेन, एंड दैट विल नॉट बी सेम टू द बैलेड रिटन इन आयरलैंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तीनों देश अलग अलग हैं, तीनों की भाषा अलग अलग है, कल्चर अलग अलग हुआ, है ना, हर चीज़, सोसाइटी, सोशल जो माइंडसेट है, रीति रिवाज हैं, वो सब अलग अलग ही होंगे। हम ये मान के चलते हैं, मोटा मोटा अंतर तो होगा ही, वो अलग अलग होगा। तो फिर जब लोकगीत बनेगा तो ऑब्वियसली वो चीज़ वहाँ से इन्फ्लुएंस होगी, बैलेड वहाँ से इन्फ्लुएंस होगा। तो इसीलिए बैलेड को है जो हम एक यूनिवर्सल फैक्ट में नहीं बांध सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर यूनिवर्सली और इन चीज़ों पे नहीं बांध सकते हैं। ये हर देश के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिफ़र होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेस्ड है लोक संस्कृति पर, लोक साहित्य पर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, फिर बैलेड्स वर यूज्ड बाय मेनी क्लासिकल राइटर्स, जैसे कि दांते, इटली के बहुत बड़े, बहुत फेमस क्लासिकल राइटर हुए हैं दांते, उन्होंने भी बैलेड को यूज़ करा है। फिर एक और इटली से ही संबंधित हमारे महान दार्शनिक, महान राइटर हुए बोकाशियो, उन्होंने, उनकी बहुत ही फेमस किताब है डिकैमरॉन, जो कि बैलेड के फॉर्म में ही लिखी गई है। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ बैलेड्स। टाइप्स ऑफ बैलेड्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि लोक साहित्य का ये हिस्सा है तो सिर्फ एक ही तरह की चीज़ें इसमें थी। बैलेड के अंदर भी समय के साथ साथ अंतर आता गया है। ठीक है, तो एक बैलेड, एक तरह का बैलेड जो है वो दूसरे तरह के बैलेड से भिन्न है। तो इसलिए हमको ये चीज़ थोड़ी सी पढ़नी ज़रूरी है कि हाँ, ये 3 तरह के बैलेड बेसिकली होते हैं। तो ये क्या क्या है? अब पहला तो हुआ फोक बैलेड, सबसे पुराना, सबसे ओरिजिनल फोक बैलेड, या फिर जिसको कहेंगे ट्रांजिशनल बैलेड। ठीक है, तो ट्रांजिशनल बैलेड की क्या क्या खूबियाँ होती हैं? सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन मतलब बोल करके, कुछ भी लिखित दस्तावेज़ इसमें नहीं है। फोक बैलेड के अंदर कुछ भी लिखित दस्तावेज़ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सदियों पुरानी बात है, बहुत पहले चौथी शताब्दी या 5वीं या 9वीं शताब्दी, इसका रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। मैं ये आपको एग्जैक्ट फिगर इसलिए नहीं दे सकती बिकॉज ये कोई रिटन दस्तावेज था ही नहीं। ठीक है, तो ओके, ओरल ट्रेडिशन, ये ओरल ट्रेडिशन का हिस्सा है। मुज़बानी सारी चीज़ें जो हैं वो बस ओरली हो रही है। एनोनिमस ओरिजिन, एनोनिमस ओरिजिन का मतलब कोई लेखक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसका कोई रिटन दस्तावेज नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, ये जो बैलेड लिखा गया ये इसने लिखा था, या ये जो बैलेड गाया गया, ये जो बहुत फेमस था इस विलेज में या इस शहर में, इस देश में, ये लोग गाया करते थे, है ना। इसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है। तो जिसका कोई रिटन राइटर या कंपोज़र, है ना, वो उपलब्ध नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं हम? एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब अनजान, कोई रिटन पर्सन जिसने कंपोज किया वो उपलब्ध नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट आता है इसमें, गोज फ्रॉम वन सिंगर टू अनदर ओरली। अब भाई ये बैलेड आज भी मौजूद है तो इसका मतलब ये तब के समय से अब तक पास होता रहा है, जनरेशन टू जनरेशन, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, इट केप्ट ऑन पासिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो गाते थे इसको, जो पूरा गाना बजाना किया करते थे, ऑब्वियसली पास होता रहा है। तो अब रिटन दस्तावेज तो है नहीं, कुछ लिखित में किताब विताब या कोई भी इसका मैन्यूस्क्रिप्ट तो है नहीं, तो कैसे? ओरली।
ओरली ही क्या हुआ, ये पास होता गया। जो फोक बैलेड है या ट्रेडिशनल बैलेड है वो कैसे, ओरली ही पास होता गया। अब जैसे कोई इंसान या कोई 2-4 लोग हैं जो बैलेड गाते हैं, गाना बजाना करते हैं, उनके बच्चे हुए या उन्होंने किसी को सिखाया, अपने शिष्य बनाए, वो फिर उसका प्रचार प्रसार करने लगे, वो ये काम करने लगे, फिर वो आगे किसी को पास करते हैं। इस तरह से करते करते क्या हुआ, ये ओरली वन जनरेशन टू अनदर, वन सिंगर टू अनदर, ये पास होता गया और कॉन्टीन्यूटी जो है वो इसमें निरंतरता जो है वो बनी रही। अब दे आर मेंट टू बी संग, ये सिर्फ गाने के लिए ही लिखे जाते थे। ये जो बैलेड्स लिखे जाते थे, फोक बैलेड्स, ट्रेडिशनल बैलेड्स, दे वर जस्ट मेंट टू बी संग, सिर्फ और सिर्फ गाने के लिए, और गाने के साथ साथ भाई नृत्य के लिए भी, क्योंकि एक तरह से आप उस समय का सोचिए ना, तब कोई एन्जॉयमेंट का साधन नहीं है। अब आज ना हमारे पास टीवी और क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, वी कैन गो एंड अम्यूज़ आवरसेल्व्स। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, तब लोग आपस में ही बात करके, बैठ करके, कुछ एक फंक्शन मतलब प्ले वगैरह कुछ ऐसे करके, नुक्कड़ नाटक जो कि आजकल आप कह सकते हैं, उस तरह से प्रॉपर रिलेशन तो इसका नहीं बनता है, बट फिर भी फॉर अ लेमैन्स अंडरस्टैंडिंग में आपको ये बता रही हूँ कि उस तरह का सिस्टम तब था। तो ये जो बैलेड्स, फोक बैलेड्स लिखे जाते थे, दे वर जस्ट मेंट टू बी संग एंड ऑल्सो डांसिंग। अब इसके फेमस एग्जाम्पल्स कौन से हुए हैं फोक बैलेड्स के, आई एम गिविंग दीज थिंग्स कि आप इसको ऑब्वियसली अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन हो, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा मोटिव क्या होता है, हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर्स आए, मार्क्स आएंगे तभी आप आगे बढ़िया कुछ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, आगे और कुछ अपना बढ़िया करियर बना सकते हैं। जब पढ़ ही रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ें ना, वरना तो ज़रूरत ही क्या है पढ़ने की। इसलिए तो एक इसका फेमस एग्जांपल आता है जेम्स चाइल्ड का, जिन्होंने लिखा ये, जिनका फेमस बैलेड है टैम लिन, ठीक है, 1729 में, 1719 में लिखा गया। फिर आता है सर वॉल्टर स्कॉट, उन्होंने लिखा, ये स्कॉटलैंड के थे, तो उन्होंने लिखा लॉर्ड रैंडल, इनका एक फेमस बैलेड है ये, जो कि 1803 में लिखा गया। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मर्डर, है ना, इन क्वेश्चन आंसर डायलॉग बिटवीन मदर एंड सन। अब इसमें क्या होता है, लॉर्ड रैंडल में एक अब आपको पता है कि भी बैलेड लिखा जाता है, कविता होती है जो क्या करती है, स्टोरी सुनाती है, स्टोरी सुनाती है ना, उसको गाने के फॉर्म, क्योंकि म्यूज़िक लगा देते हैं तो वो गाने के फॉर्म में हो गया, लोग गा रहे हैं उसको, एंड देन पीपल आर डांसिंग। लेकिन ये स्टोरी भी तो सुना रही है साथ में। अब स्टोरी होगी तो उसमें, स्टोरी है तो मतलब कहानी है, कहानी है तो उसमें किरदार है ना। तो इस तरह से अब ये जो लॉर्ड रैंडल है, इसके अंदर क्या है, एक मर्डर की कहानी है, एक कत्ल होता है और इसके ऊपर एक माँ और बेटा जो है आपस में संवाद कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर स्टाइल में, है ना। डायलॉग्स हैं इनके, मान लीजिए मदर क्वेश्चन कर रही है या बेटा क्वेश्चन कर रहा है, तो उसका फिर सामने से मदर आंसर दे रही है या बेटा आंसर दे रहा है। तो इस तरह से ये एक संवाद के तरीके में लिखा गया है लॉर्ड रैंडल। फिर ये दोनों जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, टैम लिन एंड लॉर्ड रैंडल, ये दोनों एनोनिमस ओरिजिन, नहीं पता किसने असली में ये कहानी सुनाई, किसने कभी ये बात असली में बताई, ठीक है, लेकिन हाँ ये लिखा गया है। रिटेलिंग्स ऑफ लोकल लेजेंड्स, ये दोनों कौन थे, जो टैम लिन है और लॉर्ड रैंडल है, ये दोनों क्या थे, लोक उस जगह के फेमस लेजेंड्स। लेजेंड मतलब बहुत मशहूर व्यक्ति, बहुत बड़ा विभूति, ठीक है, बहुत विद्वान व्यक्ति या विभूति, कुछ बहुत अच्छा कोई काम किया हो, तो ये वहाँ के लोकल लेजेंड थे। तो उनके बारे में ये जो फोक बैलेड है वो कंपोज किया गया है, ठीक है। तो द नेक्स्ट 2 forms of ballads and the other 2 things I'll be discussing in the next video, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा अभी लंबा हो गया है। ओके, टिल देन थैंक यू।